नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल और आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो नया साल 2026 जो आ चुका है, तो आपने रेजोल्यूशन अपना बना लिया है क्या? क्या आपने फाइनेंस प्लानिंग को इस बार अपने जो रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाई है उसमें शामिल किया है? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और सही तरीके से कैसे आप निवेश की शुरुआत करेंगे, अपनी पुरानी गलतियों को कैसे आपको नहीं दोहराना है, नए साल में सोच समझकर कैसे आपको निवेश करना है, क्योंकि तभी आपको साल के अंत तक पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा। और संकल्प में आपको क्या क्या शामिल करना है ये बताएंगे हम। शो में हमारे साथ इस वक्त हैं फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर्स के फाउंडर कल्पेश आशर और मिराई एसेट डिस्ट्रीब्यूशन की हेड सुरंजना बोर ठाकुर। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और दोनों को हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो। और जब न्यू ईयर की बात होती है तो हर जगह हम ये देखते हैं कल्पेश जी की सबसे पहले यही बात होती है कि इस बार का रेजोल्यूशन क्या होगा, वेट कम करना या फिर अपने निवेश की शुरुआत करना या फिर कुछ ऐसा जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, कोई बुक ऐसी है जो ख़त्म करना। लेकिन हम यहाँ मनी गुरु के इस शो में बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत अगर आपने नहीं की है तो इसको कैसे करना है आपके हिसाब से। बेस्ट विकल्प तो हम बात करेंगे ही, पहले बताइए मुझे कि 2026 का रेजोल्यूशन कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लेना चाहिए। थैंक यू स्मिता जी, और जी बिजनेस के सारे दर्शकों को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। जैसे हम हर साल रेजोल्यूशन लेते हैं और जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं सारे रेजोल्यूशंस हेल्थ और वेल्थ की तरफ होते हैं। बिल्कुल। सो हम वेल्थ की बात करेंगे कि वेल्थ को लेके बहुत सारी मान्यताएं हैं कि हमको कितना पैसा कमाना चाहिए, कितना पैसा हमको आगे चल के अपने रिटायरमेंट में लगेगा, कितना पैसा खर्चा करना चाहिए। लेकिन कोई भी एक प्रोसेस इसके लिए हम सोचते नहीं कि हम कौन सी प्रोसेस को अपनाएंगे। और फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा माध्यम है जो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से एक रिटेल आदमी को, एक आम आदमी को अपनी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको बिल्कुल परफेक्ट करने में काम आता है। और ये सुनने में भी इजी है, करने में भी इजी है। आपको सिर्फ जो जैसे हम कहते हैं कि माइंड ओवर मैटर करने की ज़रूरत है, और इसमें जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो सारे स्टेप्स जो हैं वो एक ही चीज़ की ओर आपको लेके जाएंगे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने सामने रखते हैं कि हमको अपना पैसा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, उसके लिए उपयुक्त प्रोडक्ट कौन से हमें चैनलाइज करने हैं और कितनी रिस्क लेने की क्षमता हम में है। आई थिंक वंस हम ये सारे सवालों का जवाब देते हैं तो एक मार्ग हमारे सामने आता है, और उस मार्ग को हम आगे लेके चलते हैं, रिव्यू करते हैं और उस पर एक्शन करते हैं। इसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का आपका साथ होना चाहिए, और जो बाहरी आपकी जो आवाज़ें हैं, जो लोग आपको चीज़ें बताते रहते हैं सही गलत सब, आपको उसको डिस्काउंट करना है, निकाल देना है। तो डिसिप्लिन विथ एक्शन इज़ द राइट वे। बिल्कुल। और इसमें एक और चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा कि इसको आपको साल भर करते रहना है क्योंकि कम रेजोल्यूशंस 10 दिन भी नहीं चलते कितने लोगों के, तो कई बार ये 10 साल की प्रोसेस है। बिल्कुल। तो इसको आपको फॉलो करते रहना है। चलिए सुरंजना, नए साल की नई शुरुआत आपके हिसाब से एक म्यूचुअल फंड निवेशक को कैसे करनी चाहिए? I think, Smita, firstly, a very, very happy new year to all the audience who's watching this show, and very happy new year to you and कल्पेश जी। आई थिंक आप जो बात कर रहे हो शायद नया साल हो, पुराना साल हो, इन्वेस्टमेंट में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। शायद एक चीज़ हमेशा होती है कि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज़ खरीदना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट होगा, एक्सेट्रा। लेकिन क्यों निवेश कर रहे हैं वो कई बार निवेशक को पता ही नहीं होता। तो शायद ये एक चीज़ है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान का सबसे जरूरी पार्ट है कि आप निवेश कर क्यों रहे हो, तो आपके गोल्स क्या है, आपके रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो।
दूसरा है कि आप जब निवेश करते हो तो एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, जैसे कि कल्पेश जी ने भी बोला कि एक स्ट्रक्चर होना, एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ये चीज शायद बहुत बार नजरअंदाज होता है, बहुत एडहॉक चीजें की जाती है। तीसरा चीज शायद कि आपने जो निवेश करने के लिए अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश किया, उसका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, वो बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके निवेश के जर्नी में। और शायद इस समय बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि बहुत ज्यादा मार्केट को टाइम ना करे। आई थिंक हर बार हम सोचते हैं कि मार्केट यहाँ ऊपर गया है, नीचे गया है, इसलिए हमें ये रिएक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है आगे बहुत इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन अ जर्नी, रादर देन टाइमिंग द मार्केट। सो ज्यादा टाइम स्पेंड करना जरूरी है, ना कि ज्यादा टाइमिंग करने की जरूरत है। एंड आई थिंक उस जर्नी में जितने डिसिप्लिन होके टिके रहे अपने इन्वेस्टमेंट्स में, उतना ही बेहतर रिजल्ट दिखेगा। और यही बात हमने इस बार भी, मतलब थोड़ी देर पहले भी कही थी कि सबसे ज़रूरी यही होता है कि आप कब तक उस इन्वेस्टमेंट में, यानी कि उस निवेश में बने हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर हमने बहुत सारे आपको बेहतरीन जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी हमने शो की शुरुआत में लगातार आपको बता भी रहे हैं कि म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या इंटरनेशनल फंड्स हैं, या फिर फिक्स्ड इनकम है, ETF है, रीट्स हैं, और हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। इसको तो बिल्कुल आप निवेश मत मानिए, ये मान के चलिए कि एसेंशियल है, ये आपको लेना ही है, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। तो एक एक करके आप बात करेंगे इस पर। सबसे पहले कल्पेश जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक बहुत हॉट केक मैं इसको कहती हूँ 2025 का जो रहा, 15% के अपने लगभग जो उसने रिटर्न दिया है, उसके साथ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, और काफ़ी बात भी हुई इसकी क्योंकि बड़ा अच्छा किया है इसने बाकी एसेट क्लास के मुकाबले। आपको क्या लगता है, क्या आगे इसमें और ग्रोथ पोटेंशियल आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। और इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का ढांचा अगर समझे कि इसमें आप 3 प्रकार के असेट्स इंक्लूड कर रहे हो। एक जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 होते हैं, इक्विटी और डेट। यहाँ पे एक एडिशन होता है जो लाजमी होता है, वो है कमोडिटीज़ का, और खास तौर पे प्रेशियस मेटल्स का। तो यहाँ पे जब एडिशन हो जाती है इक्विटी, डेट और प्रेशियस मेटल्स की, तो एक आई थिंक त्रिशूल सा बन जाता है, विच इज़ वेरी इफेक्टिव। और इसमें ये भी एक फैसिलिटी आप दे सकते हो कि आप रीट्स में भी थोड़ा परसेंटेज डाल सकते हो, इंटरनेशनल फंड्स में भी डाल सकते हो, लेकिन वो फंड मैनेजर के कंप्लीट जजमेंट के ऊपर है कितना डालना, कितने प्रमाण में डालना। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि पिछले साल में औसत दर आई थिंक 15 से 17% का एनुअल रिटर्न मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने दिया था। लार्ज कैप फंड्स ने तकरीबन 8 से 9% का रिटर्न्स दिया। मिड और स्मॉल कैप की कहानी अलग ही थी, वो नेगेटिव चल रहे थे। तो जब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में तकरीबन 50 से 60% लार्ज कैप्स है, तो उतना तो उसका रिटर्न्स बनता ही था। लेकिन जो उसमें अल्फा, जो एक बढ़ोतरी आई, वो जो हमारे 2 हीरोज थे, वो जरूर सबको पता है, सोना और चांदी थे, गोल्ड एंड सिल्वर। तो उनकी वजह से एक कंटिन्यूअस अल्फा उसमें आता गया और वो बंद नहीं हुआ, और वो हम देख रहे हैं कि पूरे साल बरकरार रहा, और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को उसका काफ़ी फ़ायदा रहा। सो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक नए एसेट ऑप्शन की तरफ पे आ गए फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आई थिंक आगे भी इसको परफॉर्मेंस देने की क्षमता है। बिकॉज ना तो हम गोल्ड और सिल्वर में देख रहे हैं कि कोई भी रुकावट आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे आने वाली है और तेजी या समथिंग, बट जो फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर को लेके चलते हैं वो अभी थमे नहीं है। और कितनी उसमें उछाल आ सकती है, कितनी गिरावट आ सकती है, मैं कोई जो भविष्यवाणी करता नहीं हूं, लेकिन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हमें यह भी नहीं भूलना है स्मिता जी, इसमें डेट है। अब डेट जब भी आएगा, इसमें जो डेट पिछले 1 साल में अगेन नॉन परफॉर्मर रहा है, अब पूरे इसके आई थिंक प्लेटफॉर्म बन गया है कि रेट कट्स हो गई हैं, इन्फ्लेशन काबू में है। तो अगर एक और रेट कट आया तो आई थिंक डेट फंड्स को, जो स्पेशली कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स है, मीडियम टर्म फंड्स है, लॉन्ग टर्म फंड्स है, उसको काफ़ी फायदा होगा। तो मल्टी एसेट एलोकेशन में इन सब का जो एक असॉर्टमेंट है, आई एम वेरी प्रॉमिसिंग ऑन दिस थिंग। बुलिश लग रहा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड।
एग्जैक्टली हमने एक शो भी किया था इस पर जिसमें हमने इसको धुरंधर फंड कहा भी था क्योंकि इसने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है और आपके हिसाब से अब जैसे धुरंधर के सीक्वल का लोग वेट कर रहे हैं वैसे ही 2026 में इसके भी इसका वेट करेंगे कि 2026 में ये किस तरीके का परफॉर्मेंस करता है। अब सुरंजना, एक चीज़ जो कभी पुरानी नहीं होती वो इंस्ट्रूमेंट है SIP, क्योंकि म्यूचुअल फंड सुनते ही दिमाग में ना तो STP आती है ना तो लमसम आता है, सबसे पहला जो आता है ख्याल वो आता है SIP से इन्वेस्टमेंट का। आपके हिसाब से रेजोल्यूशन अगर किसी को लेना है इन्वेस्टमेंट का तो SIP को लेकर वो क्या रेजोल्यूशन ले? फर्स्टली SIP में बहुत अच्छा एक ट्रेंड दिख रहा है इंडिया में कि जो निवेशक है वो काफी इन्वेस्टमेंट्स टिक के कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि SIP का फ्लोज बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो एक अच्छी चीज है। आई थिंक SIP की अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है लोगों में, सो विच इज वाई बहुत नए निवेशक भी मतलब SIP शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचा नहीं रहे। फर्स्टली आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जब SIP शुरुआत किया तो आप उसमें इन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म रहे। आप ये ना देखें कि इसमें 1 साल में क्या हो रहा है, 2 साल में क्या हो रहा है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में इमटेरियल हो जाएगा। आपको इसमें लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग दिखेगा वो तभी दिखेगा जब आप इन्वेस्टेड रहोगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी है शायद कि आप जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, जैसे जैसे आपका जैसे आपकी कमाई बिजनेस इनकम भी बढ़ता है, आपका टोटल इनकम जैसे इन हैंड इनकम बढ़ता जाता है, तो आपको कमिटमेंट उसमें बढ़ानी भी चाहिए। सो एक टॉप अप SIP का ऑप्शन आता है जिसमें आप अपनी SIP को लगातार ओवर द इयर्स आप बढ़ाते जा सकते हैं। आप चाहे वो ऑटोमेटिकली करें कि हर साल 10% बढ़ता जाए, या आप मैन्युअली करें कि आपको इस साल ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा इनफ्लो दिख रहा है, तो आप उसको बढ़ा देंगे, जैसे 10 की जगह 15 भी कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि आप जब SIP कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस चीज के लिए कर रहे हो, क्योंकि कई बार कमिटेड नहीं रहने का ये भी रीजन होता है कि आपको पता नहीं है कि आप किस वजह से वो SIP रन कर रहे हो। अगर हर SIP को आप एक गोल से टाई कर दो तो उसका आउटकम काफी बेटर हो सकता है। उसका आउटकम ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा डिसिप्लिन या कमिटेड रहो उसकी तरफ। तो आई थिंक SIP में लॉन्ग टर्म रहने के लिए एक टॉप अप SIP बहुत अच्छा टूल है। और SIP को जब भी आपने शुरुआत कर भी दी कमिटमेंट और आपको लगता है कि आज के दिन में आपके पास कैश फ्लो का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो पॉज करने का भी ऑप्शन होता है। स्टॉपेज का तो ऑप्शन होता ही है, लेकिन पॉज करने का भी ऑप्शन होता है। कई बार लोगों को लगता है कि पैसे की जरूरत है तो स्टॉप कर देना चाहिए, बस वो अकेला ऑप्शन नहीं है। आप पॉज करके दोबारा भी शुरुआत कर सकते हैं जब आपके पास पैसे अवेलेबल हो। तो ये जो आपको अवेल करने का ऑप्शंस मिलता है वो आपको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा रहे ना SIP ऑप्शन। इतना फ्लेक्सिबल होता है, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, इतना फ्लेक्सिबल होता है कि इतने ना तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ना तो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ना तो कोई रिश्तेदार हो सकता है, कुल मिला के कोई नहीं हो सकता जितना फ्लेक्सिबल यहाँ पर SIP के जरिए आपका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ जो कल्पेश जी हमने देखी, 2025 आपको बहुत कुछ सिखा के गया। यहाँ पर आपको पेशेंस सिखा कर गया कि कैसे उस पोर्टफोलियो में आपको बने रहना है जो आपने अपने गोल से लिंक करके रखा है। भले ही उसमें आपका गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सपोजर कितना है, कितना नहीं है, इक्विटी आपने कितना रखा है, लेकिन अपने गोल से इंटैक्ट रहिए, ये आपको सिखाया। फिर भी आपको लगा लोगों ने बहुत गलतियाँ की इस साल भी? यहाँ पे मैं जो अपना पहले वाला प्रश्न था और जो सुरंजना जी ने कहा उसके ऊपर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, SIP और रेजोल्यूशन को लेके। तो सब लोग अभी SIP के तो इतना माहौल चल रहा है और करोड़ों में लोग अभी SIP कर रहे हैं अपनी जनसंख्या को देखकर, कि सब लोग ये तो कहते हैं कि हम SIP करेंगे, लेकिन ये रेजोल्यूशन लेना ज़रूरी है कि हम ये साल SIP बंद नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, ये तो ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन लोगों को लेना है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट का माहौल कैसा भी हो जाए, अगर मैंने कमिटमेंट दी है तो वो कमिटमेंट मैं पूरी करूँगा और ये साल और अगले साल और उसके बाद के साल में SIP बंद नहीं करूंगा। दैट कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन। तो वो एक चीज हो गई हमारे रेजोल्यूशन को लेकर। अब रहा सवाल गलतियों का, कि आई थिंक इतनी तो चमक गोल्ड और सिल्वर ने दिखा दी कि और किसी चीज की ओर
इन्वेस्टर का ध्यान गया ही नहीं। और जब इतनी सारी बढ़ोतरी हो गई उसके रिटर्न्स में, जाहिर सी बात है एक फोमो सा आने लग गया। और जब पूरी ट्रेन पूरी रफ्तार से चल रही थी, बहुत लोगों का अभी मन कर रहा है उस पूरी रफ्तार की ट्रेन को बीच में से पकड़ने का। और ये कोई गोल्ड या सिल्वर की बात नहीं है, ये आम तौर पे होता है जब कोई भी असेट क्लास हम देखते हैं जब इमीडिएटली रैपिडली जंप करता है तो सबकी नज़र उसके ऊपर जाती है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आता है इन्वेस्टमेंट का, वो होता है वैल्यू का। तो कोई जब चीज़ कम प्राइस में मिलती है तब उसको कोई नहीं देखता, जब बढ़ जाती है तब सारी दुनिया उसको देखती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट शुड नॉट बी डन। तो यहाँ पर आई थिंक फोमो को लोगों को अभी रोकना है, अपने गोल्स की ओर और ध्यान देना है और एसआईपी को बंद नहीं करना। बिल्कुल, तो ये आपके लिए 2026 का वो गुरु मंत्र है जिसको आपको फॉलो करना है। और भी बातें जानेंगे हम रेजोल्यूशन से जुड़ी हुई कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, और किस तरीके से आपको अपने जो पाथ आपने डिसाइड किया है उस पर चलते रहना है, लेकिन ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नए साल पर हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो रेजोल्यूशन है वो आपको कैसे लेना है और इसके लिए आपके लिए कौन कौन से विकल्प हैं जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कल्पेश आशर और सुरंजना बोध ठाकुर लगातार मौजूद हैं। सुरंजना, अब आपके पास आती हूँ। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो कभी पुराने नहीं होते ऑब्वियसली, और बहुत ही ट्रेडिशनल भी हैं जो लोग बहुत ही फेथ के साथ फॉलो करते हैं, आपके हिसाब से नए साल के अपने इस फाइनेंशियल प्लानिंग के रेजोल्यूशन में इन्हें भी शामिल करना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए? आई थिंक इसका आंसर कल्पेश जी बेटर दे सकते हैं, लेकिन इनका बिकॉज गवर्नमेंट बैक्ड है तो ऑब्वियसली ये सेफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट जो किसी के पोर्टफोलियो में है कि नहीं है इज एन असेसमेंट एक फाइनेंशियल प्लानर कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कोई भी किसी के भी इन्वेस्टमेंट प्लान में कोई प्रोडक्ट या कोई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करना है तो वो हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, और रिक्वायरमेंट उनकी रिस्क एपेटाइट उनके एज की वजह से अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन अगर एक फाइनेंशियल प्लानर के पास आप पूछोगे तो वो एक बेटर जवाब दे सकते हैं फ्रॉम अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक आई गिव दैट क्वेश्चन टू कल्पेश जी। चलिए कल्पेश जी, तो फिर आप ही इसका जवाब दे दीजिए। थैंक यू सुरंजना जी। आई थिंक शी इज़ एब्सोल्युटली राइट कि हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए मुनासिब है वो हम एक पूरा 360 डिग्री व्यू देखकर ही बोल सकते हैं। जैसे वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख में भी पीपीएफ जैसा प्रोडक्ट है जो 7.1% देता है, लेकिन अभी भी उसमें टैक्स फ्री है, वो ई प्रोडक्ट है, एग्जेम्प्ट। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एज अ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तौर पे, और बहुत सारे लोग अभी भी पीपीएफ करते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए मुनासिब हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं। दैट प्लान देखकर देखना होता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम तो फॉर द गर्ल चाइल्ड, उससे बेहतर एक सिस्टमैटिक वे फॉर द रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ बिल्डिंग वेल्थ, अगेन सिक्योर, क्योंकि सॉवरेन गारंटी है आपको। तो वैसे रिटायरमेंट के लिए अगर आप देख लो तो रिटायरमेंट जो प्लानिंग करते हैं उसके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स आज की तारीख में 8.2% सीनियर सिटीजन स्कीम में उसका इंटरेस्ट रेट है। तो वो भी क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, प्लस 30 लाख की उसमें इंडिविजुअल की लिमिट है। मतलब गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट। तो कौन उसको कौन से तरीके से अपने गोल्स के लिए यूज करता है वो ज्यादा बेहतर है देखने के लिए। और उसको ब्लैंकेट तरीके से देखना जरूरी नहीं है कि मेरे पास अगर इक्विटी है, अरे बाप रे मेरे पास स्मॉल सेविंग स्कीम्स नहीं है, वो भी लेना है। आई थिंक दैट इज नॉट राइट। अपने गोल्स को और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख के प्लान बनाना चाहिए। बिल्कुल। और इसी प्लान पर सुरंजना, अब आपके पास मैं आती हूँ। सलाह क्या रहेगी आपकी आज दर्शकों को इस न्यू ईयर पर उनके रेजोल्यूशन प्लान को लेकर? आई थिंक एक बड़ी सलाह रहेगी कि चीजों को चेस करते हुए ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब आज गोल्ड सिल्वर की भी बात हुई है। क्या हुआ है कि बहुत लोग अच्छा रिटर्न्स देख के बस इकट्ठा कर लेते हैं पोर्टफोलियो में, चाहे उनको जरूरत है या नहीं है। ये हर एसेट क्लास हर कैटेगरी के लिए होता है। सो इस साल आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि
चेजिंग ना करते रहे, आपको जो रिक्वायरमेंट है पोर्टफोलियो में वही ले। सेकेंडली आई थिंक जो मार्केट का नॉइज होता है, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है, उसमें ओवर रिएक्ट ना करे। बिहेवियर को मैनेज करना, मैंने बिगिनिंग में भी बोला कि वो एक बहुत बड़ा वेरिएबल हो जाएगा आगे जाके भी, कि आपको बहुत सारा न्यूज़ दिखेगा मार्केट में, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, जरूरी नहीं है हर बार चेंज करे। कई बार चेंज नहीं करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तीसरा आई थिंक बहुत एक कैटेगरी को चेस करते हुए बहुत कंसंट्रेशन ना बढ़ा दे, कि एक ही थीमेटिक फंड इकट्ठा करके बहुत बड़ा पार्ट पोर्टफोलियो का बना दिया, या सिर्फ गोल्ड ही इकट्ठा करते गए वही बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना दिया। आई थिंक मल्टी एसेट कैटेगरी का अच्छा करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि एक सोल्यूशन प्रोडक्ट है, और उसमें ही एक प्रोडक्ट में आपको एसेट एलोकेशन मिल सकता है फ्रॉम अ कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आप किसी और का पोर्टफोलियो देख के अपनी डिसीजन ना लें। आपके जैसे कि कल्पेश जी ने बताया, हर किसी के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि मेरे लिए जो अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा है। सो किसी और का पोर्टफोलियो देख के, किसी और का इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख के अपनी डिसीजन ना ले। एंड आई थिंक स्टिकिंग टू द कोर, जो कोर प्रोडक्ट्स है उसमें ही आपका कोर पोर्टफोलियो रहना चाहिए, ना कि बहुत एंसिलरी थीमेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह आपके बहुत ज्यादा कोर पोर्टफोलियो में नहीं आ जाना चाहिए, कंसंट्रेशन उसमें नहीं बढ़ जाना चाहिए। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो अगर हम साथ में लेके चले इन्वेस्टमेंट जर्नी में, आउटकम काफी अच्छा हो सकता है। और ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। अब कल्पेश जी आपके पास आते हुए एग्जैक्टली इसी तरीके से बता दीजिए कि क्या रेजोल्यूशन आपकी तरफ से लोगों को, आज दर्शकों को रहेंगे, और सिमिलरली जैसा कि सुरंजना ने मेंशन किया कि गोल्ड और सिल्वर जिस तरीके से कि ये लोगों को इतना फोमो हुआ, उस फोमो से कैसे बचना है? सबसे पहले मैं गोल्ड सिल्वर की बात करूंगा कि वहां पे आप अपना खुद का पोर्टफोलियो में देखिए कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है, चाहे वो आपका गोल्ड का ETF हो या गोल्ड की होल्डिंग हो या जो भी आप करते हो। मेरे हिसाब से किसी के भी पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर मिला के 10 से 15% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप वो लिमिट को ऑलरेडी रीच कर चुके हो तो उसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी प्राइस हो जाए, और अगर नहीं पहुंचे हो तो यू कैन ऑलवेज इंक्रीज, बट परसेंटेज को ध्यान में रख के चलिए, उसको एक्सीड मत कीजिए। रही सलाह कि लोगों को क्या करना चाहिए, कि अगर हम लास्ट ईयर पेशेंट और बिल्कुल शिष्टता से हमने अपनी पोर्टफोलियो को संभाला है, आई थिंक अब ये समय है कि हम उसको ऐसे तरीके से इन्वेस्ट करें कि इसमें हमारा जो गोल्स हैं उसको टारगेट रख के चले। और आई बिलीव इन द इंडिया स्टोरी। आज ग्लोबल तौर पे जो भी चल रहा है, आई थिंक इंडिया एक बहुत ही अच्छे स्तर पर है। तो रादर देन ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की जो बात करते हैं, मैं तो एक आई स्टिक माय नेक आउट एंड से कि बिलीव इन द इंडिया स्टोरी, और हमारा जो मेक इन इंडिया, अर्न इन इंडिया एंड गेट योर रिटर्न्स इन इंडिया, आई थिंक वो एक नारा होना चाहिए। बिकॉज हमारा अगर ग्रोथ होगा तो ही हमारे रिटर्न्स बनेंगे, और रिटेल इन्वेस्टर को भी फायदा होगा और कॉर्पोरेट्स को भी। बिल्कुल, और ये तो हमने मार्केट्स में भी देखा है कि कैसे FIIs की सेल होती है और बाय DIIs करते हैं। Absolutely. बिल्कुल। और इसी के साथ थैंक यू सो मच सुरंजना हमारे साथ इस शो पर अपनी न्यू ईयर पार्टी छोड़कर जुड़ने के लिए। कल्पेश जी आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच आप दोनों को। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।